दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के डिमांड पर आज केमिस्ट्री की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं पीरियोडिक टेबल के बारे में। दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल वही टेबल है जिसको आप आज तक याद नहीं कर पाए। सही बात है ना कि आपको तरीके से याद नहीं कराया गया। और वैसे भी आज मैं जब ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक चीज याद रखें दोस्तों, इस टॉपिक के लिए मैंने अथाह मेहनत किया, इतना मेहनत जो आप वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे कि आखिर में मैंने कितना तैयारी के साथ इस चीज को तैयार किया और इस वीडियो को तैयार किया गया। ठीक है, तो आज आप बहुत कुछ सीख पाओगे और ये पीरियोडिक टेबल आपको एक नए तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं जो कि गारंटी के साथ बता रहा हूं कि पूरे YouTube पर लोगों की तरह आम चैलेंज नहीं, खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है आप सभी के लिए कि आपने आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। बहुत तरीका आपने देखा है ना, इसी तरह से आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। भाई हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रे, यही सब पढ़े हो ना यार। फालतू की बातें हैं ये सब, फालतू की बातें, ऐसे नहीं पढ़ा जाता मेरे भाई। फिर ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते कैसे? एक बार आप पूरे वीडियो को देखो, आपको इतना मजा आने वाला है इस पीरियोडिक टेबल में कि आपको बिलीव नहीं होगा कि केमिस्ट्री का इतना बड़ा टॉपिक आपने चुटकियों में याद कर लिया और चुटकियों में समझ लिया। एक चीज और याद रखिए, हमारा एप्लीकेशन आ चुका है तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक अगर आपको पढ़ाई करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना ही होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दोस्तों पीरियोडिक टेबल को अगर आपको समझना है तो जब कभी आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल आपके सामने नजर आता है। इस पीरियोडिक टेबल में खास बातें क्या है, ढेर सारे बॉक्स दिए होते हैं और न जाने क्या क्या इस बॉक्स में कुछ लिखा होता है। और पीरियोडिक टेबल का अलग अलग रंग भी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल तो आपको अलग अलग रंग के पीरियोडिक टेबल मिल जाते हैं। समझ में नहीं आता कि रंगीन बस जानबूझ के बनाया गया है, यानी इसको अच्छा दिखाने के लिए, या फिर हर रंग के पीछे कोई कहानी है। तो जो कुछ भी है आज उन सभी तथ्यों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक की स्टार्टिंग आज मैं एकदम अलग ढंग से करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं किताबी भाषा में आपसे बात नहीं करूंगा। जो किताबों में लिखा होता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ने चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। एक बात याद रखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, इसमें बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं। ये रो क्या होता है सर, ये कॉलम क्या होता है सर? दोस्तों आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल जो चीजें होती हैं, क्षैतिज अवस्था में जो चीजें होती हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है रो। और कॉलम क्या होता है? जो सीधा सीधा होता है उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है दो कॉलम बनाओ, तो आप क्या करते हो? कॉलम ऐसे नहीं बनाते हो, ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है। और अगर आपने यहीं पे ऐसे से खींच दिया तो ये क्या बन जाता है? ये रो बन जाता है। तो आप समझो ये वाली जो रेखाएं होती हैं रो साइड में होती हैं और ये वाली रेखाएं क्या होती है? कॉलम में होती हैं। ठीक है, इसको रो वाली रेखाएं कैसी होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल होती है। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती हैं। और ये कॉलम वाली कैसी होती है? ये वर्टिकल होती है। कैसी होती है? वर्टिकल होती हैं। तो इतनी बातें तो आप जानते होंगे। मतलब कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्सेस से मिलकर बना है। और एक एक बॉक्स को क्या बोलते हैं? इसमें नाम दिया जाता है ब्लॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस बॉक्स का नाम क्या दिया जाता है? ब्लॉक्स कहा जाता है। दोस्तों एक बार आप वीडियो देख लो, बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला है। सुनो करा, ये रंगीन पीरियोडिक टेबल क्या होता है, या इतना रंगीन क्यों होता है? क्या रंगों का कोई खास मतलब होता है, या फिर रंगों को केवल सजावट के लिए यहां पे दर्शाया गया? उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों इस पीरियोडिक टेबल में इतनी छोटी छोटी बातें छिपी होती हैं कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके सामने पीरियोडिक टेबल आता है लेकिन कभी आपने ध्यान से देखा नहीं। आज मैं आपसे हर बारीकियों के बारे में चर्चा करूंगा, हर बारीकियों के बारे में चर्चा करूंगा जो आपने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। मैं उन बारीकियों के बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूं। थोड़ी सी बातें और सुन लीजिए। करा मैं आपको औरों की तरह इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा कि रब ने क्या कि हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रे, ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। एकदम डिफरेंट तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और एक एक बारीकियों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों मैंने अभी कवर पेज पे लिखा था कि आपको मैं बताऊंगा एक मैजिक नंबर के बारे में। ये मैजिक क्या है? क्या है मैजिक? पूरे पीरियोडिक टेबल का सार है, निचोड़ है। जी हां, ये मैजिक नंबर अपने आप में निचोड़ है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इस मैजिक नंबर को मैंने बनाया है, लेकिन हां इस कहानी का पूरा आधार, पूरा बेस मैजिक नंबर ही है। मैजिक नंबर के आधार पर आप पूरे के पूरे इस कहानी को पता कर सकते हो कि कैसे आखिर में मैजिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल काम करता है।
अगर आपको सीखना है मैजिक नंबर के बारे में, जो कि क्या है 2 8 8 8 8 दो बार है, 18 18 दो बार है, फिर 32 2 8 8 18 18 32, तो याद रखेगा 2 8 8 18 18 32, ये हमारा मैजिक नंबर है। इसी मैजिक नंबर पर पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। आप नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन सुनते चलिए मेरी बात। लिख रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल जो हम देख रहे हैं, हमने देखा कि इसको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है मोजिले। क्या नाम है? मोजिले नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। तो हमारे एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन आप इसको याद रखिए। दूसरा है कि पीरियोडिक टेबल में जिनको भी रखा गया है, यानी जितने भी तत्व हैं, इनको जिन जिन चीजों को इसमें रखा गया है उनको एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा गया है। एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको रखा गया है, यहां पे चीजों को सेट किया गया है, ठीक है, करा। और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, यानी हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक ऐसे एलिमेंट आते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। नहीं समझे आप ना? अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं और बताता हूं कि कैसे कोई प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों एक ऐसा मैजिक नंबर है जो पूरे पीरियोडिक टेबल की जान है। सुनिए ध्यान से, इस नंबर के बारे में आपको कहानी बताता हूं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल तो आप सभी ने देखा होगा। पीरियोडिक टेबल यहां पे मैं छिपा दिया हूं, थोड़ा सा हाइड करके मैं समझाना चाहता हूं कि पहले आप इस मैजिक नंबर को समझो, क्योंकि जब तक आप मैजिक नंबर को नहीं समझोगे तब तक आप इस पीरियोडिक टेबल पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। सुनो ध्यान से, मैंने इसीलिए पीरियोडिक टेबल को दोस्तों यहां पे हाइड किया हुआ है, पीछे से ब्लर किया हुआ है कि आपका ध्यान सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर ही रहे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला तो ये नंबर, आपने कहा सर नंबर हमें याद हो गया, 2 8 8 18 18 32 से हमको याद हो गया। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का नाम तो सुना होगा ना। सुनो एक चीज और याद रखो, अगर मैं बात करूं ऐसे वाले किसकी कॉलम की बात करूं तो सॉरी रो की बात करूं तो रो की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कुल 7 होती है। मतलब ऐसे करके, अगर ऐसे देखो, 1 रो होता है, 2 रो होता है, 3 रो होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे 7 होता है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यहां पर कुल कॉलम होते हैं 18। कितने कॉलम होते हैं? 18। 18वें कॉलम को जीरो कॉलम भी कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरा नहीं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल बनाया किसने? मोजिले ने बनाया। यहां पर रो की संख्या कितनी होती है? 7 रो बने होते हैं। कैसे होते हैं? जो रो होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, ये 7 रो होते हैं। कितने होते हैं? 7 रो होते हैं। पट्टी गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। और यहां पर देखेंगे, अगर ऐसे ऐसे गिनेंगे, लंबे लंबे वर्टिकली गिनेंगे, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो याद रखें, 18 वाले को ही जीरो कॉलम भी कहा जाता है। मैं सीधे 18वें नंबर पर आकर के आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। दोस्तों यहां पे लिखा हुआ हीलियम, आप परमाणु क्रमांक जब पढ़ते हो पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है। संजोग देखिए, हाइड्रोजन यहां पे होता है, पहले वाले कॉलम में है, ठीक है, और ये भी पहले वाले रो में ही आता है, पहले वाले रो में ही आता है हीलियम, लेकिन ये एकदम लास्ट में लिखा हुआ है। भाई ये लास्ट में क्यों है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। दोस्तों यहां पर हीलियम जो है ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। मैजिक नंबर कहता है कि सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बेस्ड यहां पे आएगा, 2 आ गया। अगर इसी 2 में आप अगला वाला संख्या लाके ऐड कर दीजिए तो 8 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे? 10। तो दोस्तों 10वां वाला नंबर यहां पे आ जाएगा। मतलब यहां पे कुछ नहीं किया है, 2 में ला करके 8 जोड़ दिया है। क्या कर दिया? 8 जोड़ दिया है। तो 8 2 10 हो गया। 10वें नंबर पे कौन सा आता है? नियान। ये 10 जुड़ गया। फिर से कह रहा है कि एक बार और 8 जोड़ दीजिए, जो उत्तर आया उसी में 8 जोड़ दीजिए। तो 10वें पे नियान है, उस 10 में फिर से मैंने 8 जोड़ दिया तो 18 आ गया। 10 में मैंने फिर से 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 18 आ गया। तो देखिए यहां पर हीलियम नियान 10वें पे है और आर्गन जो होता है वो 18वें नंबर पे आता है। उसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। आर्गन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई ये जो बिजली के बल्ब होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो हम कहते हैं भाई आर्गन गैस भरी होती है। क्या होती है? आर्गन। और पता है ये सभी अक्रिय गैस हैं, इनको नोबेल गैस भी कहा जाता है, इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका ऊर्जा स्तर जो होता है वो फुल होता है। क्यों फुल होता है, कैसे फुल होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वेट दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
फिर देखिए मैजिक नंबर कहता है कि इसका मतलब है कि अगले बार हम 18 ऐड करने वाले हैं। जी हाँ, यानी आर्गन 18वें नंबर पे है तो 18 में यदि 18 और ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो याद रखिए यहां पर ये क्रिप्टॉन आता है, ये 36वें नंबर पर है। फिर आप कहोगे यानी दोबारा सर 18 ऐड करना है, क्योंकि मैजिक नंबर कहता है कि 18 ही ऐड करना है। तो 36 में 18 ऐड करिए तो 54 आ जाएगा। 54 नंबर पे जेनान आता है। क्या आता है, जेनान आती है, वो भी एक अक्रिय गैस है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको ऐड करना 32। तो 54 में 32 और ऐड कर दीजिए। तो 32 कैसे ऐड करेंगे, 54 10 64 10 74 10 84 2 86। तो 86 वाले पे कौन सा आता है, रेडॉन आता है। दोस्तों रेडॉन से भी एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे परीक्षा में कि कभी अगर सुनामी आने वाली है, कभी मान लीजिए भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाली है, तो ऐसे में वायुमंडल में एक गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सी गैस की मात्रा, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, वो यही रेडॉन गैस होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। दोस्तों मैं आपको कुल मिला जुला के ही बताना चाहता हूं कि यहां पर जो सीरियल है ना वो इसी क्रम पे भरे होते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा ये एक मैजिक नंबर है। अब आप कहोगे सर क्या पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल इसी फॉर्मेट में भरा होता है, क्या पहला वाला भी ऐसे भरा होता है? हाँ भाई हाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आप कोई भी यहां से कॉलम उठा लो, हर कॉलम इसी तरीके से भरा होता है, हर कॉलम इसी तरीके से फिल होता है। सर आपने इसी को ऑप्शन में क्यों मांगा, क्योंकि यह दो ऐसे कॉलम होते हैं जो पूरा 1 से लेकर 7 तक भरे होते हैं। उसमें कौन आता है, 18वां वाला कॉलम, और इधर वाला देखेंगे तो पहला वाला कॉलम। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने एग्जाम्पल में ये लिया। चलो ये तो मैजिक नंबर ऐसा रहा। अब एक बच्चे ने पूछा सर क्या इस मैजिक नंबर में, जो ये मैजिक नंबर दिया है, क्या ये मैजिक नंबर सिर्फ कॉलम वाइज काम करेगा या फिर ये ऐसे भी काम कर सकता है? ऐसे मतलब कैसा, रो वाइज भी काम कर सकता है। दोस्तों ये मैजिक नंबर इसीलिए तो है क्योंकि ये रो के वाइज भी ही काम करता है, उस तरीके से भी काम करेगा। सर एक बार दिखा देते तो बड़ा मजा आ जाता। चलिए आइए देखते हैं, घबराते क्यों हैं। पहले मैंने आपको 2 बातें जो सिखाई थी उनको याद कर लीजिए। दोस्तों ये जो लंबी लाइनें होती है ना, ये लंबी लाइनें जैसे यहां पर 1 है 2 3 4 5 6 7, तो मैंने बताया था कि 7 कुल मिला के कॉलम कहा जाता है इनको। ये वर्टिकल होते हैं, इनको कॉलम कहा जाता है। केमिस्ट्री की भाषा में दोस्तों कॉलम के अलावा इनका एक और नाम है, वो कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्या आप याद रख सकते हो, इसका कॉलम के अलावा एक और नाम है पीरियड, याद रखेंगे? अच्छा ठीक है, आप याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों अगर हम रो वाइज बात कर लें, ऐसे ऐसे जो बना होता है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको क्षैतिज आकार बोलते हैं। ठीक है, और इसको रो के अलावा इसको ग्रुप्स का भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ग्रुप्स का भी नाम दिया जाता है। तो ऐसे ग्रुप होते हैं और ऐसे पीरियड होते हैं। क्या आप याद कर सकते हो मेरी इतनी बात को? दोस्तों एक एक पॉइंट को याद करो। मैं पीरियोडिक टेबल का सार बता रहा हूं, इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक एक स्टेप पढ़ो, वादा मैंने किया है ना, चैलेंज भी किया ना, आपको चीजें सिखा कर रहूंगा। थोड़ा सा आप धीरे धीरे चलो, एक एक स्टेप चलते हैं। चलो अगली बात अब हम लोग याद रखते हैं। दोस्तों मैंने यहां पर बाकी चीजों को पीछे करके एक चीज हाईलाइट किया हुआ है। यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, एच जो येलो कलर से लिखा हुआ है, और यहां पर हीलियम दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पहला रो है। क्या है, ये पहला वाला रो है। पहले वाले रो में केवल 2 एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे दिखता है, हीलियम आखिरी नंबर पे दिखता है। अगर आपके माइंड में बात आ रही है कि क्यों हाइड्रोजन पहले पे दिख रहा है, क्यों हीलियम इसके बगल में नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपके मन में ऐसी बातें आए, आपने शायद कभी सोचा नहीं भी आई है तो अब सोचिए। भाई हाइड्रोजन यहां दिख रहा है, हीलियम यहां दिख रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों पता है मोजिले ने क्या किया था, किस कॉन्सेप्ट पर उनके दिमाग में क्या आया कि इस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने बनाया। अगर उनके दिमाग की उस थिंकिंग को पकड़ लें तो पीरियोडिक टेबल का सार आपको पता चल जाएगा। वो यार ये बात है, हाँ ये बात है। सुनो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया कि परमाणु का जो नाभिक होता है, उस नाभिक में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगाता है और बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। 4 तरह की कक्षाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था, K, L, M, N। ठीक है, और मैंने 2n² आपको बताया था कि एक एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसको ऑर्बिट का नाम दिया जाता है, कक्षा को ऑर्बिट कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको उप कक्षा के बारे में बताया था जिसको सब ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हम sp df में बांट देते हैं।
दोस्तों अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात कर दूं तो मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि जो मैजिक नंबर मैंने आपको बताया वही मैजिक नंबर लेके चलिएगा। दोस्तों यहां पर क्या है ना कि भाग देना है। आपने जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आप भाग देते थे और आपसे पूछा जाता था कि कितना शेष बचा है। भाई वो शेष अगर आपने पकड़ लिया ना, ये पूरे रो का और कॉलम का निचोड़ मिल जाएगा। सुनो कहानी क्या है दोस्तों। मैं अभी कहानी में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन, दोस्तों क्या आप 2 से भाग दोगे तो यहां क्या बचेगा? ये तो बेचारा अकेला, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर पहले नंबर पे हाइड्रोजन दिखता है। पहले वाले मैं अभी रो की बात ना करके मैं अपनी बात कॉलम पे करता हूं, ठीक है, मतलब ऐसे बताता हूं। तो हाइड्रोजन है यहां पे, हाइड्रोजन के ठीक नीचे यहां पे हीलियम होता है, यहां पर लिथियम दिया हुआ है। लिथियम नंबर 3 पे आता है। लिथियम किस पे आता है दोस्तों? 3 नंबर पे आता है। दोस्तों बताओ अगर 2 से भाग देंगे तो लिथियम में कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। जहां जहां 1 बचता है ना वो यहीं पर आते हैं, वो यहीं पर आते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है ना? अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बस थोड़ा सा समय दो क्योंकि स्लाइड काफी आगे जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं यहां पे दिखा नहीं पा रहा हूं। दोस्तों ये लिथियम है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक है। यहां पे सोडियम दिया हुआ है, सोडियम को Na लिखते हैं और सोडियम 11वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे। चलो मैजिक नंबर से भाग देते हैं। देखो 8 और 2 मिलाकर कितना हो गए? 10 तो भर गए हैं, बचा कितना? 1 बचा है। तो यार यहां पे जितने लोग भी दिए गए हैं ना, सब में जब तुम भाग देते जाओगे, इस एलिमेंट को मिलाकर पूरा करते जाओगे तो शेषफल 1 बचेगा। सर इसका मतलब है कि जो दूसरे वाले कॉलम में दिया है वहां शेषफल 2 बचेगा, जो तीसरे वाले में दिया वहां शेषफल 3 बचेगा, जो चौथे वाले में दिया वहां शेषफल 4 बचेगा। हाँ यही तो कॉन्सेप्ट है, अभी सिखाता हूं, घबराओ मत, थोड़ा सा वेट करो, साथ दो, पूरा निचोड़ लेकर आया हूं। अब देखो यहां पे क्या है ना, आ जाओ सीधा रो पे आ जाओ। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम दिख रहा है, ये पहला वाला रो है। एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है, घबराइए मत। दूसरे वाले रो पे आते हैं। देखिए यहां पर लिथियम दिख रहा है हाईलाइट होके, लिथियम, बेरिलियम 2 दिख रहा है। फिर देखिए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान दिख रहा है आपको? तो ये आप समझ लीजिए, दिखा कि नहीं यहां पे आपको? ठीक है, नियान तक हम लोग आ गए, ये हो गया। ये आपका दूसरा वाला रो चल रहा है, ठीक है, रो, ये आपका क्या चल रहा है? दूसरा रो चल रहा है। रो को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, तो उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे पे देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम 12 पे दिया है ना, आप ध्यान दो। चलो आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैग्नीशियम किस नंबर पे दिया? 12 पे। देखिए 8, 2, 10 से अगर कट जाएगा, इसमें 10 घट जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना घट सकता है? यही तो घट सकता है, तो बचेगा कितना? 2 बचेगा, इसलिए इसको नंबर 2 पे रखा गया, इधर से नंबर दूसरे वाले पे रखा गया है। समझ में आ रहा है? ये आपको समझना है। तो चलो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? एल्युमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, फास्फोरस आता है, ठीक है, फास्फोरस बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आता है। बस ऐसे करके आप लाइन से पढ़ते जाओ। समझ में आ रहा है? ये आपका तीसरा हो गया। चौथे रो पे आएंगे दोस्तों, चौथे रो पे आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पे पोटेशियम, पोटेशियम को के लिखा जाता है, पी नहीं लिखते हैं। पोटेशियम किस नंबर पे है दोस्तों? यहां पे ध्यान से देखेंगे पोटेशियम तो 21वें नंबर, आप जोड़ लीजिए ना कितना आ जाता है भाई। यहां पे 2 था और ये वाला कितने पे था? लिथियम कितने पे था? सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहां पे 3 नंबर था। देखिए ऐसे आप निकाल भी सकते हो। देखो यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे लिथियम था। भाई हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, लिथियम 3 नंबर पे। क्यों? क्योंकि इसी हाइड्रोजन में 2 जुड़ा है, 3 आ गया लिथियम के बाद यहां सोडियम था, सोडियम 11 नंबर पे आ गया। सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब, 1 मिनट, सोडियम मतलब क्या हो गया? Na, 1 मिनट यार, ये तो काम नहीं कर रहा मार्कर। सोडियम मतलब Na, ये था 11वें नंबर पे। कैसे? तो यही 8, 2, 10 जब उड़ गया तो ये इसका 1 आ गया। भाई 10 जुड़ा है प्लस ये पहला वाला कॉलम है तो 1, तो 11 नंबर पे हो गया, ठीक है, ये 11 हो गया। फिर से आपको 8 जोड़ना है, ठीक है, तो 11, 8 क्या हो जाएगा? 19, ठीक है। तो 19वें नंबर पे क्या हो जाता है? पोटेशियम आता है, यानी के वाला मान क्या हो गया? के का मतलब जहां के दिया यहां पे क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक 19 होगा। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप खाली मोटी मोटा समझो। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि रो में कितने होते हैं, तो ये आपको रो दिखा रहा हूं कि आप रो देखो, ठीक है, ये रो देखो। दोस्तों एक चीज और मैं बताना भूल गया,
ठीक है, उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। वो गजब का मैजिक ये भी यहां पर काम करता है दोस्तों। जो ये मैजिक ट्रिक है ना, मैंने आपसे कहा कि रो वाइज भी काम करता है। देखो यहां पे पहले नंबर पे 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 2 यहां पे पहले नंबर पे क्या है 2, तो यहां का भी जो पहला नंबर है ना, इसमें केवल 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, यही 2 एलिमेंट है, कोई तीसरा एलिमेंट इस रो में नहीं होता है। दूसरा वाला रो में कितना होगा, कह रहा है 8 एलिमेंट होगा। कैसे 8 एलिमेंट होगा देखोगे ना, मैं दिखाता हूं, देखो कैसे 8 एलिमेंट है, गिनती आप मारो, लिथियम बेरिलियम 2 हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो 8 हुआ कि नहीं, 8 हुआ कि नहीं, समझ रहे हो। तो पहले वाले रो में 2, दूसरे वाले रो में 8, मैजिक नंबर हर तरीके से काम करता है। फिर देखो तीसरे वाले में भी 8 आएगा, कह रहा है जो तीसरा वाला भी हम रो बात करने जा रहे हैं ना, जिसमें क्या आता है, जिसमें सोडियम मैग्नीशियम आएगा, उसमें भी टोटल 8 एलिमेंट ही होंगे। कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 8 एलिमेंट। चलो देख लेते हैं कि 8 एलिमेंट है कि कितना एलिमेंट है। देखो यहां पे सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है 2 हो गए, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, गिनती मारो 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने हो गए, यहां भी 8 हो गए। तो देखो तीसरे वाले कॉलम में भी 8 होता है। इसके अनुसार है कि चौथे कॉलम में कुल कितने एलिमेंट दिखते हैं, 18 एलिमेंट दिखते हैं। तो देखो ना ध्यान से, यहां पे चौथे वाले कॉलम में कुल 18 एलिमेंट नजर आएंगे। कैसे, देखिए यहां पर पोटेशियम, कैल्शियम, फिर यहां पर देखिए 20 के बाद 21 22 23 24, ऐसे करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले आएंगे। और यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, तो आगे आपको क्या दिख जाएगा, कुल 18। मैंने आपसे कहा था यहां से यहां तक कुल कितने होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं, ये 18 होते हैं। ये टोटल 18 है ना, तो ये 18 के 18 यहां पे दिख रहा है। गिनती कर लो मेरे भाई, अगर कोई कंफ्यूजन है तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आएंगे टोटल। पूरी लाइन भरी है ना, चौथे नंबर पे 18 आता है। कर पांचवा जो रो है उसमें भी 18 आइटम है। अच्छा, पहले से बता देता है, गजब। आपने कभी केयर किया इस चीजों को, आप केयर करो। तो देखो 5 में भी क्या है, पूरा का पूरा 18 है, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या है, जिनान तक, ये पूरा 18 आइटम यहां पर दे रखा है। करा 5वें नंबर पे 32 आइटम है। अब देखते हैं तुम 32 कहां से दिखाते हो। तो करा 5वें, सॉरी कितने नंबर पे, ये 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5वें पे 18, 6वें पे 32 आइटम है। चलो देखते हैं 6वें नंबर पे कितना आइटम ये दिखाते हैं। ये देखो 6वें पे 32, भाई 18 तो यहां से यहां तक पूरा हो गया, जिसमें लास्ट में रेडॉन आता है, रेडॉन गैस, ये 18 आपका पूरा हो गया। और नीचे से एक यहां पर और पट्टी यहां पे जो लास्ट में दिखती है ना, इस पीरियोडिक टेबल से अलग। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पे क्या, उस पीरियोडिक टेबल से अलग इसलिए किया गया क्योंकि ये जो है बाद में लाके जोड़े गए, ये बाद में लाके जोड़े गए, इस वजह से इसको पीरियोडिक टेबल से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, तो ये 32 हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसको लेंथोनाइट बोलते हैं, उसी लेंथोनियम होता है वो, उसी लेंथोनियम की प्रकृति का ये है, इसीलिए इसको लेंथोनाइट्स भी कहा जाता है। अभी आगे इसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे सामने जो कैमरा चल रहा है इसके माध्यम से मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूं कि यहां पे आपको क्लियरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि अगर क्लियरिटी नहीं दिखेगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में। फिर भी चलिए, क्लास चल रही तो लेते हैं, कोई दिक्कत होता है तो आप बताइएगा तो फिर से कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो 7वां रो है ना, ये कुछ इनकम्प्लीट है, अभी इसमें धीरे धीरे एलिमेंट्स लाए जा रहे हैं और भरे जा रहे हैं, तो इनकम्प्लीट है, इस वजह से इसको इनकम्प्लीट माना गया है। तो कुल मिला जुला के जो मैजिक नंबर है वो हमें क्या सिखाता है, मैजिक नंबर, हमने जो मैजिक नंबर से सीखा कि पहला वाला जो रो है उसमें अधिकतम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 2 एलिमेंट, दूसरे वाले रो में अधिकतम 8 हो सकते हैं, तीसरे वाले रो में 8 हो सकते हैं, ठीक है, चौथे वाले में 18 हो सकते हैं, 5वें वाले में 18 हो सकते हैं, और 6वें वाले में कितना हो सकते हैं, 32, और 7वां क्या है दोस्तों, 7वां क्या है, इनकम्प्लीट है। हमने आज यही सीखा, हमने आज यही सीखा। प्लस कॉलम के लेके मैजिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो हमने ये सीखा कि हर कॉलम में जो कुछ भी दिया होता है, अगर उसमें पहले नंबर पे 2 वाले में है, अगर उसमें हम 8 ऐड कर दें तो यहां पे हमेशा 10वां आइटम दिया होगा, फिर से हम 8 ऐड करेंगे तो यहां पे 18वां आइटम दिया होगा। ये हमने साबित कर दिया, उस चीज को हमने यहां से रियलाइज करके देख लिया है। आगे बढ़ते हैं,
कुछ चीजें मैं आपको और समझाता हूं, लेकिन आप बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे आएगा समझ में, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में जो हमने पढ़ा कि कुल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। अब बात आती है कि रंगों का क्या चक्कर है। सर अभी तक तो हमने खाली आपको इतना बताया मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट कि आप ऐसे चलो आप ऐसे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैजिक नंबर ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। अब बात आती है कि रंगों का क्या चक्कर है। भाई अलग अलग रंग दिखाए गए ना, भाई पता चल रहा है कि एक साथ सब पीला पीला एक साथ है, भाई पीला पीला क्यों है या ये रंगों का चक्कर क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ब्लॉक के बारे में जान लो, जो ब्लॉक जो छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं, एसपीडीएफ के बारे में जान लो। दोस्तों मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि एसपीडीएफ क्या होता है, यह उपकक्षा होती है, इसको सब ऑर्बिट बोला जाता है। यस जो उपकक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। पी वाले उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 6। ठीक है। डी वाले में अधिकतम कितनी हो सकती है? 10। और एफ वाले में कितनी हो सकती है? 14। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसी से निकलता है कि एक एक कक्षा में कितने क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कक्षा में। ये तो सब कक्षा की बात हो रही है, उप कक्षा की बात हो रही है, सब ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर हम बात करें ऑर्बिट की तो मैंने बताया था 4 तरह के ऑर्बिट होते हैं, के, एल, एम, एन। के में क्या होता है? 2 कक्षाएं होती हैं, सॉरी एक उप कक्षा होती है, इसलिए इसको यस रखा है मैंने। यस में केवल 2 होता है, तो के वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है कक्षा में, उप कक्षा में नहीं। यल वाली कक्षा के अंदर 2 सब ऑर्बिट पाए जाते हैं, इसमें यस और पी दोनों होता है, तो 2 अधिकतम हो सकते हैं यस में, पी में अधिकतम हो सकता है 6। 2 और 6 को मिलाकर कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से देखा जाए तो 2, 8, 18, 32 ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कक्षा वाइज। खैर हमने कल पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य चीजें बताता हूं। दोस्तों ये जो एसपीडीएफ हैं, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें हैं जिनको एसपीडीएफ के माध्यम से आपको समझना है। दोस्तों एसपीडीएफ क्योंकि ब्लॉक हैं तो अलग अलग ब्लॉक हैं। स्टार्टिंग की जो 2 यहां पर कॉलम आपको दिख रहा है ना, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है, इन 2 कॉलम को यस ब्लॉक में रखा गया है। किस में रखा गया है? यस ब्लॉक में रखा गया। देखो बाकी का मैंने दोस्तों इसीलिए यहां पर ब्लर कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न होने पाए। एक सेकंड रुकिए, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। यहां पे दिख रहा है आपको, बाकी को ब्लर इसलिए रखा गया कि आप सब यार क्या हो जाता है, बाकी को ब्लर इसलिए रखा गया कि आप समझ पाओ। ठीक है, तो यहां पे केवल क्या है? 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं जिनको यस ब्लॉक में रखा गया। आप समझो कि किसको किस ब्लॉक में रखा गया। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो ये बगल वाले को पी में नहीं रखा गया है, आप देख रहे हैं ब्लर है, पी में रखा गया इतने, मतलब ये 13 नंबर का कॉलम, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 13 से लेकर 18 नंबर के कॉलम तक जितने एलिमेंट हैं इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। इसको किस में रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब क्यों रखा गया है उसके पीछे रीजन है। दोस्तों यस वाले में, यस अगर उपकक्षा की बात कर दें तो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया कि यस उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। तो याद रखिए, क्योंकि हमने अभी पीछे एक चीज और पढ़ा है कि यहां पर शेषफल 1 बचता है, यहां पर शेषफल 2 बचता है, तो 1 और 2 वाले अधिकतम 2 वाले में आ गए, इसलिए इनको यस ब्लॉक में डाला गया है। अब यहां पर अधिकतम 3 बचेंगे तो 3 वाले को यहां नहीं रखा गया। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर डी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, एसपीडीएफ, तो पी ब्लॉक है यहां पर, पी ब्लॉक है। 13 से लेके 18 तक की चीजें किसमें आती हैं? पी ब्लॉक में रखी जाती, इनको पी ब्लॉक के अंतर्गत डाला गया है। उसके बाद डी ब्लॉक की बात करूं तो ये सेंटर वाले जो येलो वाले होते हैं ना, इनको डी ब्लॉक में रखा गया है, एस पी डी। और लास्ट में जो नीचे दिखते हैं ना, उनको एफ ब्लॉक माना गया है। इनको क्या माना गया है? इनको एफ ब्लॉक माना गया है। तो देखो ना, स्टार्टिंग के जो 2 लाइन है इनको एस ब्लॉक माना गया है। इधर 13 से लेकर 18 तक के जो हमारे सीरीज हैं, ग्रुप हैं, इनको क्या माना गया है? इनको पी ब्लॉक माना गया है। बीच वाले को, सेंटर वाले को डी ब्लॉक माना गया है और नीचे वाले को एफ ब्लॉक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और ब्लॉक से अब आगे चल के और भी चीजें बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि यहां पर जो एस ब्लॉक है, ये कलर का मतलब क्या है। आप देख पा रहे होंगे इधर जो है कैमल ब्राउन कलर है और यहां पर जो हल्का सा ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कलर क्यों दिए गए भाई? अलग अलग
अलग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग कलर दिया जा सकता है, लेकिन याद रखिए कभी भी लिथियम का कलर जो होगा वही सोडियम का कलर होगा, वही पोटेशियम का होगा, वही रुबेडियम का होगा, और वही क्या होगा, अलग अलग फ्रांसियम वगैरह का कलर भी सेम होगा। कभी ऐसा नहीं कि लिथियम का कलर कुछ और हो और सोडियम का कलर कुछ और हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पे जो कलर की बात कर रहा हूं ना, मैं कहना चाहता हूं कि इनका कलर हमेशा एक जैसा होगा, ये कभी बदल नहीं सकता है, और इनका कलर एक जैसा होगा, ठीक है, ये पूरी पट्टी एक जैसी होगी। इसका मतलब क्या है, लिख रहा है दोस्तों, यस ब्लॉक के अंदर दो तरह के रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों इसमें से जो पहला वाला ब्लॉक है, पहला वाला जो रंग दिख रहा है, इसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कहा जाता है। एल्कली मेटल्स को हिंदी में कहा जाता है क्षारीय धातुएं। क्या कहा जाता है, क्षारीय धातुएं। देखिए परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है ना, वो यहां से पूछता है आपसे। क्या प्रश्न पूछता है, सुनिएगा दोस्तों। क्षारीय धातुओं की खासियत होती है कि बहुत मुलायम होती हैं। ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा भी जा सकता है, क्योंकि ये धातुएं हैं, और धातु की खासियत होती है कि धातुओं के अंदर चमक होता है। कैसे याद करेंगे, सोना क्या है, धातु है, चांदी क्या है, धातु है। क्या सोने चांदी के अंदर चमक नहीं होती है, होती है। तो आप याद रखेगा कि धातुएं चमकदार होती हैं। तो यहां पे जो क्षारीय धातुएं हैं ये भी चमकदार होती हैं। ये चमकदार होने के साथ साथ मुलायम भी होती हैं। एक और इनकी खासियत होती है, इनकी मैं कैरेक्टर बता रहा हूं, इनका कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या, कि पहली बात मुलायम होता है, दूसरी बात चमकदार होता है, तीसरी बात एक मानक ताप और दाब पर इन पर अभिक्रिया शुरू हो जाती है, और हाई मतलब क्या होती है, उच्च अभिक्रियाशील मानी जाती हैं। ये जो धातुएं होती हैं ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। दोस्तों ये भी माना जाता है कि ये इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि ये वायु से भी अभिक्रिया कर लेती हैं। अब समस्या खड़ा हो गया, कोई चीज वायु से अभिक्रिया कर लेगी तो उस चीज को तो, अब वायु तो यार हर जगह है, वायु तो हर जगह है ना, तो वायु से अभिक्रिया अगर कोई चीज कर ली तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, दोस्तों रोका जा सकता है। पहले इसके बारे में और याद रखिए कि इतना कोमल होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो परीक्षा में पूछता है, बताइए किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, चार ऑप्शन दे दिया। आप समझो वो चाहे चार ऑप्शन जैसे भी बने हो, लेकिन उसमें इसी का नाम होगा। वो चाहे लिथियम होगा, चाहे सोडियम होगा, चाहे पोटेशियम होगा, चाहे रुबेनियम होगा, फ्रांसियम होगा, वो यही होंगे, कुछ दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यही वो धातु हैं जो पहले वाले पे आते हैं, ठीक है, जिनके इलेक्ट्रॉन कोष में पहली वाली कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। कह कि अभिक्रियाशील भी होते हैं, तो ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए इनको तेल आदि में रखा जाता है। तो फिर एक प्रश्न बनता है आपसे परीक्षा में कि सोडियम को कहां रखा जाता है, तो आप पढ़ते हो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पढ़ते हो ना, ऐसा समझो मुद्दा यहां पे था दोस्तों। मिट्टी के तेल में सोडियम को नहीं, पोटेशियम को भी रखा जाता है, लिथियम को भी रखा जाता है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेजी से अभिक्रियाशील होती हैं, इसीलिए इनको तेल के अंदर रखना पड़ता है ताकि वायु से अभिक्रिया न कर पाए, ठीक है। अब जब इतनी अभिक्रिया करती हैं तो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में भी नहीं प्राप्त होती हैं, ठीक है, इनका निर्माण किया जाता है या इनको अलग से लाया जाता है। तो एल्कलाई मेटल्स आप याद रखेगा, एल्कली, एल्कलाई बार बार निकलता है, एल्कली मेटल से याद रखेगा। दूसरा जो ग्रीन वाला है दोस्तों, इनको यस ब्लॉक में जो हरे रंग की पट्टी में यहां पर दिख रहा है, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। हिंदी में क्षारीय पार्थिव धातुएं कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर है, ये हाई मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, थोड़ी सी कम चमकदार होती हैं, और इन पर कोई ताप का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो तीन मुद्दा है। तो इसीलिए पुराने समय में जो रसायन वैज्ञानिक थे वो इसे मृदा का रूप मानते थे, खास करके क्षारीय मृदा का रूप मानते थे, क्योंकि इनके गुण उस क्षारीय मृदा से मिलते जुलते थे। तो यहां पर जो दूसरे वाले में दिया है, जैसे बेरिलियम हो गया, सब मिट्टी से संबंधित हैं। आप देखो, आप अगर कृषि विज्ञान पढ़ोगे उसमें बेरिलियम का पता चलेगा पौधों में मिट्टी में इस चीज की कमी होने से पौधे को कोई ना कोई रोग हो जाता है, तो क्या होता है, वो बेरिलियम होता है, वो मैग्नीशियम होता है, वो कैल्शियम होता है, वो जो है आपका जो क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, चूना होता है ना, वो भी देखो मुक्त अवस्था में मिलता है मिट्टी में, ठीक है। तो याद रखेगा, ये हो गया स्ट्रेनियम, हो गया बेरियम, हो गया रेडियम, हो गया, तो आप इनको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पी ब्लॉक लास्ट में दिखता है, यस ब्लॉक पहले दिखता है, पी ब्लॉक लास्ट में दिखता है। अब देखो पी ब्लॉक में चार कलर दिए हैं, एक तो ये वाले कलर हैं,
ठीक है, जो आपको क्रीम कलर दिख रहे होंगे, एक गुलाबी वाला रंग दिख रहा होगा, एक आसमानी रंग दिख रहा होगा, एक रेड कलर दिख रहा होगा। ये 4 रंग यहाँ पे दिखते हैं और चारों रंग की अपनी अपनी विशेषता है। अब देखो यहाँ पे जो पहला वाला मैं लेता हूं, ये जो क्रीम कलर दिख रहा है, इसकी विशेषता लेता हूं, जिसमें यहाँ पर एल्युमिनियम दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता क्या है सुनिए दोस्तों, इसको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है दोस्तों, इसको हिंदी में संक्रमणोपरांत धातु कहा जाता है। एक्चुअली क्या है ना, इसके ठीक पहले जो धातुएं हैं उनको भले ही डी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि यस में इनको, पी में इनको रखा गया है, उसको डी ब्लॉक में रखा गया है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में एसपीडीएफ बोलते हैं, इसलिए मैंने सीक्वेंस में एसपीडीएफ रखा है। तो पहले मैंने एस पढ़ाया, अब मैं पी पढ़ा रहा हूं। डी वाली ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो संक्रमण वाली धातुएं हैं। संक्रमण माने बहुत तेजी से संक्रमण करती हैं, और ये संक्रमण के ठीक बाद वाली धातुएं हैं, इसलिए इनको पोस्ट ट्रांजिशन कहा गया। उसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, इसको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। एक और चीज बता दूं जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है, अगर मैं सबसे स्टार्टिंग की बात करूं, सबसे स्टार्टिंग में जहां पे अभी मैंने आपको पहला वाला आपको कॉलम पढ़ाया था, क्या हो रहा है, कभी कभी बोर्ड भी हमारी पेशेंस की परीक्षा लेने लगता है। हाँ, मैंने बड़ा मेहनत करके दोस्तों इस टॉपिक को तैयार किया है, उम्मीद है आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और बड़ा मजा आ रहा होगा। थोड़ा सा टिपिकल नजर आ सकता है बट है नहीं। अगर लगता है आपको टिपिकल ना, आप इस वीडियो को 2 बार देखो, आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। पता दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया आपको एल्कली मेटल्स के बारे में, जिसको क्षारीय धातु कहा जाता है, और वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, सबसे ज्यादा चमकदार होता है। इतना चमकदार चाकू से काट के अलग कर दो, मतलब बहुत स्टैंडर्ड वे में होता है। जैसे जैसे इस पीरियोडिक टेबल में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं। पता है आप ये मेटल से अब धीरे धीरे आप नॉन मेटल की तरफ आ जाओगे। ये पता है नीले वाले जो दिख रहे हैं ये नॉन मेटल आइटम है। सबसे स्टार्टिंग में मेटल आइटम दिखते हैं, सबसे लास्ट में जाएंगे तो नॉन मेटल हो जाएंगे, और एकदम लास्ट में चले जाएंगे तो नोबेल गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोबेल गैस आ जाएगा। नोबेल गैस अक्रिय गैस आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी याद रखिए। तो ये जो पोस्ट ट्रांजिशन होते हैं ना, ये संक्रमणोपरांत धातु होते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो ये आपको ये वाला रंग दिख रहा है, ठीक है, ये आपको गुलाबी रंग जो दिख रहा है इसको मेटालाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालाइट बोलते हैं। मेटालाइट की खासियत होती है ना, क्योंकि अब देखो ये मेटालाइट मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। ये मेटालाइट ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इनको मेटालाइट कहा जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाम सुना है ना, ये सब जो है अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि यह ना तो पूरी तरह से मेटल होते हैं और ना तो पूरी तरह से नॉन मेटल होते हैं। तो याद रखिए, जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, पोलोनियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब ये सब मेटालाइट होते हैं, नॉन मेटालिक नहीं, ये सब मेटालाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से मेटल भी है और पूरी तरफ से नॉन मेटल भी नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों के बीच के होते हैं। तो इसमें दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल, ये ब्लू रंग से जो दिख रहे हैं ये नॉन मेटल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? नॉन मेटल, यानी सीधा सीधा बोलो अधातु। क्या बोलते हैं? इनको अधातु कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। वैसे अधातु की कोई परिभाषा नहीं दी गई, जिस तरह से बुरे व्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती है। बुरे व्यक्ति की परिभाषा ही है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करता वो बुरा है। बुरे व्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं हो सकती ना, तो जो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता उसे बुरा कहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर अधातु की कोई अलग से परिभाषा नहीं है। जो धातु का जो विशेषता होता है उसके अपोजिट एकदम जो विशेषताएं होती हैं वो अधातु की होती हैं। तो धातु हमने देखा कि मुलायम होती हैं, इसमें कठोरता आ जाएगी। वो चमकदार होती हैं, ये कम चमकदार होती हैं। चमकदार होने के साथ साथ तो विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक होती हैं। ये विद्युत उष्मा के कुचालक माने जाते हैं। थोड़ा बहुत सुचालकता आती कहीं कहीं पर, तो कुचालक होते हैं। तो यही सब इनकी चीजें हैं। दोस्तों धातुओं में घनत्व तो ज्यादा होता है, यहां पर घनत्व क्या होता है? अधातुओं में घनत्व तो बहुत कम होता है। दोस्तों वहां पर क्वथनांक और गलनांक का प्रभाव काफी ज्यादा होता है, यहां पर इन दोनों का प्रभाव काफी कम पड़ता है। जब ये पूरी तरह से मेटल में है, ठीक है, नॉन मेटल्स है, मेटल नहीं, जब ये पूरी तरह से नॉन मेटल है, अधातु है, तो फिर ये इसके अंदर क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक का से काफी कम होता है। ठीक है,
कर अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, लेकिन अक्रिय गैस क्या होते हैं, इसके अपवाद माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जिसे कहते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। कर 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है और उसी में नोबेल गैस दिखाए गए हैं। कर अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए तो इनको अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय, जो क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय, समझ रहे हैं ना, तभी इनको अक्रिय कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है। आजकल अक्रिय गैस कहने के बजाय इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस पहले कहा जाता था, क्योंकि अब इनके उपयोग बहुत ज्यादा होने लगे हैं, तो इनको उत्कृष्ट गैस का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये गैस पूर्णतः अक्रिय नहीं होते, बल्कि इसमें अनेक उत्कृष्ट गैसों के यौगिक जो आज हमें ज्ञात हो चुके हैं। ये लास्ट में रेड वाले में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको हीलियम दिख रहा होगा, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडॉन है, ये सभी अक्रिय गैस में आते हैं। ये पी ब्लॉक है। इसके बाद आता है दोस्तों डी ब्लॉक। अब आ जाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक दोस्तों सेंटर में होता है, आपको पता है, तो इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इसको संक्रमण धातु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रवेश करते रहते हैं। तो ये जो होते हैं, ये 3 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का जो ग्रुप होता है, इसको किसमें रखते हैं, या इस ब्लॉक में रखते हैं, डी ब्लॉक में, ठीक है, सॉरी sp-df, ठीक है, sp-df, ठीक है, ये डी वाले ब्लॉक में रहते हैं। समझ में आ गया ना? तो याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि किस ग्रुप से किस ग्रुप तक की चीजें डी ब्लॉक में रहती है, तो याद रखिए 13वें से 3 से लेकर 12वें तक, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों यहाँ पे मुझे बताना है आपसे, एक चीज और बताना है। देखिए यार ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 अलग कलर के, सब पीला दिया हुआ है यार, ये 2 अलग कलर क्यों दिया गया दोस्तों? इसको बाद में कलर दिया गया, इसको जो कलर दिया गया ना, ये कलर बाद में दिया गया। बाद में कुछ चीजों को ढूंढा गया जो कि जिनकी विशेषता इन दोनों से मैच करती थी, खास करके इन दोनों से। एक तो आपका लैंथोनियम है जो 57 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 57 होता है लैंथोनियम, और दूसरा है 89 नंबर पे आता है, 89 नंबर पे आता है, एक्टिनियम होता है। दोस्तों इन्हीं को मिला करके यफ ब्लॉक बनाया गया। इसी से मैच करते हुए जो चीजें हैं उनको जुटा करके यफ ब्लॉक में लाया गया। तो आप देखिए, इससे मैच करती हुई चीजें हैं, तो ये जो आपका क्या था, लैंथोनियम था, उससे मिला, उसके प्रॉपर्टी के अनुरूप जितने लोग हैं, मतलब जिनकी क्वालिटी इससे मैच करती है, उनको लैंथोनाइट्स नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? लैंथोनाइट्स नाम दिया गया। और जिनकी क्वालिटी एक्टिनियम से मैच करता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना, 89, उनको यहां पे रख दिया गया, ठीक है, इनको एक्टोनाइट्स नाम दे दिया गया। परमाणु क्रमांक का क्या हुआ? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 57 है, तो दोस्तों बगल वाले का चेंज कर दिया गया। 57 के बाद 58 नंबर यहां आता है, आप समझो। 57 के बाद 58 नंबर क्या होता है, यहां पे आता है। 57 यहां पे नहीं, इसके बगल वाला 58 नहीं है, 58 यहां पे, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, और तब जब 72 आएगा ना, तब ये 72 यहां से शुरू होगा, 72, 73, 74 ऐसे करते हुए स्टार्ट होगा। फिर जब ये 89 पे खत्म होगा ना, तो 89 के बाद 90 यहां से शुरू होगा, नीचे वाले से 90 से लेकर 103 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती। समझ में आया कि नहीं आएगा यार? मैंने तो बड़ा मेहनत किया, मुझे नहीं पता आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अगर चाहेंगे तो मजा आएगा। देखो एक दिक्कत और आ गई सामने। दिक्कत यह है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको पीले रंग से लिखा गया है। बवाल है यार, सबको तो तुम काले रंग से लिखे थे, दिख रहा है कि नहीं, इसके पीछे हल्का हल्का काला दिख रहा है ना, सब तो तुम काले रंग से लिखे थे यार, इनको पीला रंग से क्यों लिखा गया? दोस्तों हमारे इस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी चीजों को पीला रंग से लिखा गया, जैसे कि हाइड्रोजन को पीला से लिखा गया, हो सकता है कैमरा कैच ना कर पा रहे हो। दूसरा है हीलियम, परमाणु क्रमांक 2, ये भी पीला से लिखा होता है। नीचे है नाइट्रोजन, ये भी पीला होता है। ऑक्सीजन को पीले से, फ्लोरीन को पीले से, नियान को पीले से। ये जितने को पीले रंग से लिखा गया है ना, ये गैस अवस्था में होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि बताइए पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ऐसे तत्व हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, आप बताओ, ऑक्सीजन गैस होता है, फ्लोरीन गैस होता है, नियान गैस होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी गैस होता है। आर्गन जो बल्ब में होता है वो भी गैस होता है,
क्रिप्टॉन गैस में होता है, जेनान गैस में होता है, रेडॉन गैस में होता है, ज्वालामुखी भूकंप वाला जो बताया मैंने कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये वो गैसें हैं जो होता है। तो गिन लीजिए 1 2 3 3 3 6 6 3 9 1 10 1 11 ऐसे तत्व हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसीलिए इनको पीले रंग से दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात आती है, कोई एक चीज पूरे इस जितना भी यहां पर तत्व दिखाए गए हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में, उसमें एक ऐसा है जिसका कलर एकदम अलग है, केवल एक अकेला शेर। कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। कितना परमाणु क्रमांक होता है? 35। यार सब मत रटा करो, जो काम की चीजें हैं ना उससे पढ़ो। 35 परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक किसका? ब्रोमीन का होता है। 17वें नंबर के ग्रुप में आता है। 17वीं लाइन है ना, क्योंकि इसके बाद अक्रिय गैसों की लाइन है, तो यहां पे आता है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो है दोस्तों ये द्रव अवस्था में होता है। एकमात्र ऐसा चीज है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बाकी के जितने हैं वो सभी ठोस अवस्था में होते हैं। तो यहां पर देखिए ये सभी ब्लैक रंग से लिखे हैं, सब ठोस वाले हैं। जो पीला रंग से लिखा है वो गैस वाले हैं। यहां ब्रोमीन है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो आज बताइए कि आपको एक क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो अभी आगे मैं और भी बातचीत करने वाला हूं इस पीरियोडिक टेबल पर, और इसका अगला पार्ट भी लाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से क्लास तैयार की गई दोस्तों। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी ना तो प्लीज शेयर जरूर से करिएगा, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हो दोस्तों। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, इसका परिणाम आप मुझे दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने मेहनत किया है, हमारी टीम ने मेहनत किया है, तो दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाइए, जी भर के आगे बढ़ाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए, समझ पाए। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।